जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी एक बार पुनः आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। साथियों, सारी की सारी जानकारी प्रत्येक दिन की भांति बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसी जानकारी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और पूरी वीडियो को देखते हुए जो भी जानकारी आपको दी जाए इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगामी परीक्षाओं में जहां भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आपसे पूछे जाते हो आप ऐसे प्रश्नों का आसानी से उत्तर देकर आ सके और आपकी परीक्षा जो है करंट अफेयर्स का जो एक सेक्शन होता है, जिसे प्रायः बहुत सारे लोगों का एक कह सकते हैं कि एक परफेक्शन इसमें नहीं आ पाता, तो वो परफेक्शन आपकी पूरी तरह से आ सके इसके लिए अपने आप को डेली अपडेट करते रहना बेहद ही जरूरी होता है। तो ऐसे में दोस्तों इस वीडियो का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। तो प्रतिदिन जो हमारे चैनल में आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है, ये बिल्कुल आप लोगों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही कराया जा रहा है। तो ऐसे वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा कीजिए, सारी जानकारी को नोट कर लिया कीजिए, आगामी परीक्षाओं में आपके काम आएंगी। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन सी जानकारी आप लोगों को हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों आज की जो सबसे पहली जानकारी है वो है बैंकनेट और ई बिकेरे को लेकर। अब दोस्तों बैंकनेट और ई बिकेरे दरअसल ये है क्या, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार ने जो भी जानकारी आपको दी जा रही है दोस्तों, आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होंगी, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल लिखित तरीके से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संपत्ति नीलामी को, बैंकों की संपत्ति नीलामी को पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, प्रभावी बनाने के उद्देश्य से दोस्तों बैंकनेट, यहाँ पे मैं जो भी इसका इंग्लिश का स्पेलिंग है मैं आपको बता दे रहा हूँ, बैंकनेट तथा ई बिकेरे जी हाँ, ई बिकेरे नामक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, नामक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसमें अगली जानकारी जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है, साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकों को निर्देश जारी कर उनके ई नीलामी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को रीडिज़ाइन करने के लिए निर्देश जो है वो जारी किया था। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें साथियों में बता दे रहा हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ, आपको फिर सारी जानकारी मैं दे दूंगा। उनके ई नीलामी प्लेटफॉर्म को पुनः डिजाइन करने के लिए कहा था, पुनः डिजाइन करने को निर्देश जारी किया था या करने को कहा था। साथियों आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले आप देखिए बैंकनेट और ई बिकेरे, तो दोस्तों ये क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंकनेट का स्पेलिंग मैंने ये इंग्लिश में लिख दिया है और ई बिकेरे, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संपत्ति नीलामी को पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बैंकनेट तथा ई बिकेरे नामक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। तो क्यों इसको लॉन्च किया गया? बैंकों की संपत्ति नीलामी को पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बैंकनेट तथा ई बिकेरे को लॉन्च किया गया। अब दोस्तों वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकों को निर्देश जारी कर उनके ई नीलामी प्लेटफॉर्म को पुनः डिजाइन करने को कहा था, ताकि ई नीलामी के बाद अधिक से अधिक कीमत जो है वो प्राप्त की जा सके। जी हाँ, तो नीलामी की प्रक्रिया में अधिक से अधिक कीमत प्राप्त की जा सके, इस उद्देश्य से
ऐसे प्लेटफॉर्म को पुनः डिजाइन करने की बात कही गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो ई बिकेरे है, ठीक है ना, ई बिकेरे दोस्तों दरअसल ये कोई आज की प्लेटफॉर्म नहीं है, इसे दोस्तों 2019 में ही लॉन्च किया गया था। और इसके अतिरिक्त दोस्तों ये जो बैंकनेट है इसको कब लॉन्च किया गया, तो इसको 3 जनवरी 2025 को इसको साथियों लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। तो इसे अभी रिडिजाइन किया गया और इस तरीके से उसका उद्देश्य क्या है कि अधिक से अधिक ई नीलामी के बाद क्या हो सके, कीमत जो है वो वसूला जा सके, कीमत प्राप्त किया जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे जो भी बैंकनेट और ई बिकेरे है इसे रिडिजाइन करने का निर्देश जो है वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा बैंकों को जारी किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि बैंकनेट, तो बैंकनेट दोस्तों क्या है, तो बैंकनेट का यहाँ से आपको मैं पूर्ण रूप बता दूं दोस्तों। बैंकनेट दरअसल एक बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क है। जी हाँ, क्या है ये, बैंक एसेट्स ऑक्शन नेटवर्क। जी हाँ, बैंकों की जो संपत्ति है ना, उसकी नीलामी को लेकर एक नेटवर्क है, बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसका जो भी संक्षेप अक्षर है यहाँ पर लिख दिया है और पूर्ण रूप दोस्तों आप यहाँ से समझ सकते हैं, बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क है ये। क्या है नाम इसका, बैंकनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जानकारी लेते हैं और अगली जानकारी है अशोक सिंह ठाकुर बने इंटेक के अध्यक्ष। अब दोस्तों अशोक सिंह ठाकुर बने इंटेक के अध्यक्ष, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए ये इंटेक दोस्तों क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंटेक का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों इंटेक का पूर्ण रूप है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, ये इसका पूर्ण रूप है। तो सबसे पहले आप देखिए इंटेक क्या है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, ये इसका पूर्ण रूप है। अभी दोस्तों पिछले दिनों इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज अर्थात इंटेक का एक वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया और इस वार्षिक आम सभा में, इस वार्षिक आम बैठक में, जी हाँ दोस्तों, इस वार्षिक आम बैठक में सर्वसम्मति से अशोक सिंह ठाकुर को इंटेक का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। दोस्तों इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, तो इनका कार्यकाल दोस्तों 3 वर्ष का होगा। जी हाँ, याद रख लेंगे इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, 3 वर्ष का होगा। अब दोस्तों ये जो इंटेक है, दरअसल इंटेक है क्या, तो मैं आपको यहाँ से बता दूं कि इंटेक दरअसल दोस्तों ये जो है ना, ये मुख्य रूप से देखा जाए तो भारत का एक प्रमुख विरासत संगठन के रूप में जाना जाता है। भारत का प्रमुख विरासत संगठन इंटेक क्या है, भारत का एक प्रमुख विरासत संगठन है ये। हिंदी में इसका नाम क्या होगा दोस्तों, तो हिंदी में इसका नाम होगा सांस्कृतिक, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय, आप देख सकते हैं जैसा कि इंडियन नेशनल लिखा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास, कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास, ये इसका अपना पूर्ण रूप होता है हिंदी में। आइए एक बार पुनः इसे समझते हैं दोस्तों। अशोक सिंह ठाकुर, इनको इंटेक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। मैंने आपको कहा कि पिछले दिनों इंटेक की एक वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया और इसमें सर्वसम्मति से, ठीक है, अशोक सिंह ठाकुर को इंटेक का अर्थात जिसका पूर्ण रूप मैंने क्या बताया, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास, जी हाँ, तो इसका अध्यक्ष इन्हें चुन लिया गया है और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, तो इनका कार्यकाल अगले 3 वर्षों का होगा। अब दोस्तों ये इंटेक है क्या, तो दरअसल इंटेक दोस्तों ये भारत का प्रमुख विरासत संगठन है। जी हाँ, क्या है, भारत का प्रमुख विरासत संगठन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी लेते हैं साथियों। अगली जानकारी है उत्तराखंड में गंगा और शारदा नदी गलियारा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा एंड शारदा रिवर कॉरिडोर इन उत्तराखंड। अब दोस्तों दरअसल क्या है कि रिवर कॉरिडोर बनाया जाएगा कहाँ, तो उत्तराखंड में बनाया जाएगा। साथियों यहाँ पर बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जी हाँ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री पुष्कर सिंह धामी,
ये वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री है। अब दोस्तों इनके द्वारा घोषणा की गई है किस बात की, तो उत्तराखंड में गंगा और शारदा नदी में दोस्तों इनके जो तट है, जो नदी के तट है, वहां पर क्या बनाया जाएगा, कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। अब इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसके पीछे का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना। धार्मिक, गंगा के बारे में आप सभी जानते हैं दोस्तों, भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक ऐसी कह सकते हैं एक प्रसिद्ध नदी है जिसके बारे में कहा जाता है कि बिल्कुल एक देवलोक से आई हुई नदी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भगवान शिव की जटाओं से बहती है ये गंगा नदी, ऐसा एक सनातन धर्म में अपनी एक मान्यता है। और एक बहुत ही पतित पावनी नदी कह सकते हैं हम लोग उत्तराखंड में दोस्तों, गंगा नदी और शारदा नदी गलियारा, ठीक है ना, ये बनाए जाने की बात हो रही है। और उद्देश्य क्या है, तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना। धार्मिक पर्यटन को दोस्तों क्या करना, बढ़ावा देना। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो गंगा नदी का दोस्तों धार्मिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही बड़ा महत्व है। और इस वजह से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड के सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा क्या किया गया, कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कौन सा राज्य है ये, तो उत्तराखंड है। सीएम साहब का नाम क्या है, श्री पुष्कर सिंह धामी। और इसके अतिरिक्त क्या उद्देश्य है इसका, तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगली जानकारी है, भारत ने जीता पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025। अब दोस्तों भारत ने तो कबड्डी के क्षेत्र में बिल्कुल कमाल ही कर दिया है। आप सभी देख सकते हैं कि भारत ने जीता पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप, अर्थात कि पुरुषों का भी कबड्डी विश्व कप भारत ने जीत लिया है और महिलाओं का भी कबड्डी विश्व कप जो है वो भारत ने अपने नाम कर लिया है। दोस्तों अभी इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इस प्रतियोगिता का आयोजन दोस्तों पहली बार एशिया से बाहर किया गया। और इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जी हाँ, इंग्लैंड में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इंग्लैंड में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और ऐसा पहली बार हुआ कि एशिया से बाहर इस कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन या विश्व कप कबड्डी का आयोजन जो है किया गया। दोस्तों इस पूरे प्रतियोगिता में पुरुष टीम की अगर बात करें तो इसमें 10 पुरुष टीमों ने भाग लिया था, 10 पुरुष टीमों ने भाग लिया था। जबकि महिला टीम की बात करेंगे दोस्तों तो 6 महिला टीमों ने इसमें भाग लेने का काम किया था। 6 महिला कबड्डी की टीम जबकि 10 पुरुष कबड्डी की टीम, ठीक है ना। और ये जो विश्व कप का आयोजन किया गया इंग्लैंड में आयोजन हुआ, और ये पुरुष के मामले में या महिला के मामले में, ठीक है ना, तो दोनों ही प्रतियोगिता का विजेता देश कौन है, तो दोनों ही प्रतियोगिता का विजेता देश दोस्तों भारत है। जबकि उप विजेता कौन है, तो उप विजेता दोस्तों इंग्लैंड है, ठीक है ना। तो भारत की पुरुष कबड्डी टीम और महिला कबड्डी टीम ने, है ना, इंग्लैंड की कबड्डी टीम को हराकर क्रमशः पुरुष और महिलाओं का खिताब अपने नाम किया है। आयोजन कहाँ हुआ था, तो आयोजन इंग्लैंड में हुआ था और एशिया से बाहर पहली बार इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है, वाराणसी में बनेगी डॉल्फिन सफारी। अब साथियों वाराणसी में बनेगी डॉल्फिन सफारी। अब ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने साथियों क्या किया है, वाराणसी में डॉल्फिन सफारी बनाए जाने की घोषणा की है। अब दोस्तों ये डॉल्फिन सफारी कहाँ पर बनाया जाएगा, तो मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्र, जी हाँ, गंगा नदी है वहाँ पर अर्थात वाराणसी में, तो वाराणसी के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कि डॉल्फिन जो है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। एक जलीय जीव है, आप सभी जानते हैं। ये जो सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र में पाई जाती है उन्हीं क्षेत्रों में दोस्तों डॉल्फिन सफारी बनाए जाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साथियों की गई है। और यहाँ पर आपको बता दें कि इसके लिए दोस्तों डॉल्फिन मित्र, इसके लिए डॉल्फिन मित्र की भी नियुक्ति की गई है। जी हाँ, डॉल्फिन मित्र की भी नियुक्ति इसके लिए की गई है। तो कुल मिलाकर इसका उद्देश्य क्या है, डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान करना, ठीक है। डॉल्फिन जो कि एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक प्रसिद्ध जलीय जीव है, ठीक है, बहुत ही एक दुर्लभ जलीय जीव में से जाना जाता है। तो दोस्तों इसे क्या करना है, मुख्य रूप से संरक्षित करने के उद्देश्य से डॉल्फिन सफारी का जो एक निर्माण है वो किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, वाराणसी में साथियों किया जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव। अब साथियों भारत नेपाल साहित्य महोत्सव, तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो वृंदावन में किया गया, ठीक है। कहाँ किया गया, वृंदावन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है वृंदावन साथियों। और यहाँ पर भारत और नेपाल के बीच साहित्य महोत्सव का आयोजन जो है दोस्तों वो किया गया। अब इसके पीछे का साथियों उद्देश्य क्या है, तो इसके पीछे का उद्देश्य आप यहाँ से जानेंगे। इसके पीछे का उद्देश्य है भारत और नेपाल
के साहित्य और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना, ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। दोस्तों आयोजनकर्ता कौन है? तो इसका आयोजनकर्ता मतलब इस सांस्कृतिक महोत्सव का या साहित्य महोत्सव का आयोजन साथियों किसके द्वारा किया गया? तो मैं आपको बता दूं इसका आयोजन दोस्तों किया गया है गीता शोध संस्थान, गीता शोध संस्थान, रासलीला अकादमी, रासलीला अकादमी और क्रांति धारा साहित्य अकादमी, और क्रांति धारा साहित्य अकादमी। क्रांति धारा साहित्य अकादमी के द्वारा इसका आयोजन दोस्तों किया गया। ठीक है, चलिए समझते हैं जरा। सबसे पहले तो जानिए भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? तो इसका आयोजन किया गया वृंदावन में। और इसके बारे में साथियों आगे बता दें कि इसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है। तो इसका उद्देश्य है भारत और नेपाल के साहित्य और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो आयोजनकर्ता का नाम आप यहाँ पे देखेंगे, गीता शोध संस्थान, रासलीला अकादमी और क्रांति धारा साहित्य अकादमी। तो ये कहाँ है दोस्तों? मेरठ। ठीक है ना, क्रांति धारा साहित्य अकादमी मेरठ, इनके द्वारा इसका आयोजन संयुक्त रूप से किया गया। नाम क्या है? भारत नेपाल साहित्य महोत्सव। आयोजन कहाँ हुआ? वृंदावन में हुआ। उद्देश्य के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो चलिए लेते हैं अगला स्लाइड, और यहाँ से अगली जानकारी है युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। अब दोस्तों युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, तो इसके बारे में आपको सबसे पहले बता दें कि दोस्तों युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रस्तावित एक राष्ट्रीय संग्रहालय। जी हाँ, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप देख लेंगे ये क्या है, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में प्रस्तावित एक राष्ट्रीय संग्रहालय है। मतलब अभी तक इसका निर्माण नहीं किया गया, ये प्रस्तावित है। एक राष्ट्रीय संग्रहालय है, मतलब एक म्यूजियम है। ठीक है दोस्तों, अब इसका निर्माण कहाँ पर होगा? तो इसका निर्माण दोस्तों सेंट्रल विस्टा के नॉर्थ तथा साउथ ब्लॉक में, नॉर्थ तथा साउथ ब्लॉक में इसका निर्माण किया जाएगा, या इसे स्थापित किया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा। ये सारी जानकारी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। सबसे पहले देखिए युगे युगीन, नाम क्या है? युगे युगीन दोस्तों, नेशनल म्यूजियम दोस्तों, भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। अब ये नई दिल्ली में प्रस्तावित है, जो कि एक राष्ट्रीय संग्रहालय होगा, और सेंट्रल विस्टा के नॉर्थ तथा साउथ ब्लॉक में इसका निर्माण साथियों किया जाना है। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, इस परियोजना के तहत जितने भी ऐतिहासिक भवन हैं, इस परियोजना के तहत ऐतिहासिक भवन को संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करना, संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करना, मुख्य रूप से यह इसका उद्देश्य है। अब दोस्तों इसे लेकर भारत और फ्रांस के बीच तकनीकी समझौते किए गए। भारत तथा फ्रांस के बीच दोस्तों समझौता किया गया है, इसे आप लोग याद रख लेंगे। मैं सारी बातें फिर से आपको समझा देता हूँ।
युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय अर्थात एरा ऑफ इंडिया नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में प्रस्तावित एक राष्ट्रीय संग्रहालय है और इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा के नॉर्थ तथा साउथ ब्लॉक में किया जाएगा। ठीक है, ऐतिहासिक भवन को संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करना इस परियोजना का एक प्रकार से मुख्य उद्देश्य होगा। और साथियों, भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है ना, भारत तथा फ्रांस के बीच एक प्रकार से देखा जाए तो इस परियोजना के लिए एक तकनीकी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, अर्थात फ्रांस जो है वो भारत को इस मामले में सहयोग करने का कार्य करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अगली जानकारी लेते हैं। चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क। अब दोस्तों, चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाना है। दोस्तों अभी क्या है कि ऐसे 5 चीनी उत्पाद है जिसके ऊपर एंटी डंपिंग शुल्क लगाए जाने की बात कही गई है। अब यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों को, यहाँ पे आप सारी जानकारी नोट कर लेंगे, भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों को सस्ते चीनी उत्पादों के आयात के प्रभाव से या दुष्प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से 5 चाइनीज प्रोडक्ट्स अर्थात चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है। लगाने की घोषणा की है। एक तो ये जानकारी है। अगली जानकारी दोस्तों आपको यहाँ से ये समझना है। दोस्तों आपको बता दें कि वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिशों के बाद की सिफारिश पर यह शुल्क लगाया जाएगा। आइए साथियों इसे समझते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा हेडिंग है आप देखिए यहाँ से, चीनी उत्पादों पर, अर्थात यहाँ पर चाइनीज प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की बात भारत सरकार ने कही है। तो कितने प्रकार के चीनी उत्पादों पर? तो दोस्तों ऐसे 5 चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर डंपिंग शुल्क, एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की बात जो है ये भारत की सरकार ने कही है। अब दोस्तों भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों को सस्ते चीनी उत्पादों के आयात के प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से 5 चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर क्या है कारण देखेंगे दोस्तों, भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों को सस्ते चीनी उत्पादों के आयात के प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से इस टैक्स को लगाने की बात कही है। दोस्तों वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश पर यह शुल्क लगाया जाएगा। अब दोस्तों जो जांच किया गया तो उस जांच में यह पाया गया कि जितने भी ऐसे 5 प्रकार के चाइनीज प्रोडक्ट्स का निर्यात जो भारत में किया जा रहा है, इनकी कीमत बहुत ही कम है, बहुत ही सस्ती है और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान जो है ये भारत के घरेलू उद्योगों को हो रहा है। तो ऐसे घरेलू उद्योगों को दोस्तों इस प्रकार के नुकसान से बचाने के उद्देश्य से मुख्य रूप से भारत की सरकार ने एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है। और ऐसे कितने प्रोडक्ट्स है? तो 5 प्रोडक्ट्स है, संख्या आप जरूर याद रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अगली जानकारी बिल्कुल प्रश्नोत्तरी के रूप में है। बैंक नेट पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, बैंक नेट पोर्टल की शुरुआत 3 जनवरी 2025 को। कब से हुई है साथियों? 3 जनवरी 2025, मतलब यहाँ से देखा जाए तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए।
अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास, अर्थात इसका पूर्ण रूप मैंने आपको बताया और आप यहाँ से देख सकते हैं, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? अब दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी तो आप याद कर लेंगे, यहाँ मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1984 में हुई थी, ठीक है ना। कब की गई थी? वर्ष 1984 में। और इससे संबंधित अन्य जानकारी मैंने आपको इससे पहले बता रखा है, तो आप वहाँ पे इस चीज़ को देखने के बाद इसे आप जरूर नोट कर लेंगे। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1984 में की गई थी, 1984 में की गई थी। बात हम किसकी कर रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास की बात कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस राज्य ने गंगा नदी गलियारा बनाने की घोषणा की है? दोस्तों अब किस राज्य ने गंगा रिवर कॉरिडोर को बनाए जाने की बात कही है? तो साथियों मैंने आपको पहले ही बताया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? उत्तराखंड, जो कि ऑप्शन डी में है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। और अगला प्रश्न है, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? मैंने आपको बताया भारत जो है वो पुरुष कबड्डी विश्व कप, महिला कबड्डी विश्व कप दोनों का खिताब अपने नाम भारत ने कर लिया है। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? पहली बार एशिया से बाहर इसका आयोजन किया गया। और आयोजन कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में किया गया। करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? रिसेंटली द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू बिल्ड ए डॉल्फिन सफारी इन विच सिटी? एक क्वेश्चन है आपके लिए। और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी। जी हाँ, वाराणसी, मतलब ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अब दोस्तों भारत नेपाल साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? मैंने इसकी जानकारी आपको दी है। करेक्ट आंसर कौन सा है? वृंदावन। जी हाँ, वृंदावन। और साथ साथ यहाँ ऑप्शन में आप मथुरा ही देख सकते हैं, दोनों अगल बगल बिल्कुल सटा हुआ शहर है, वृंदावन मथुरा। तो करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न लिया जाए। और अगला प्रश्न है, युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है। ये कहाँ स्थापित होगा? नई दिल्ली में स्थापित होगा, सेंट्रल विस्टा के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? न्यू दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली जानकारी है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने कुल कितने चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? अभी हम लोग बात किए थे इसके बारे में कि किस प्रकार से एंटी डंपिंग शुल्क जो है वो लगाए जाने की बात भारत सरकार के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? घरेलू उद्योग जितने भी है, ऐसे उद्योगों को दोस्तों नुकसान से बचाना मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। और जो भी सस्ते चाइनीज प्रोडक्ट्स का निर्यात जो भारत में किया जाता है, तो ऐसे चीज़ों के ऊपर में एक प्रकार से थोड़ा कंट्रोल करना, ऐसी चीज़ों पर कंट्रोल करना और क्या करना, एंटी डंपिंग शुल्क लगाकर थोड़ा नियंत्रित करना इसे। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऐसे कितने चाइनीज प्रोडक्ट है? तो 5 चाइनीज प्रोडक्ट है, मतलब ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर है। और ये रहा आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका उत्तर आप लोगों को साथियों कमेंट बॉक्स में आकर के देना है। साथियों यहाँ पे प्रश्न है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अब दोस्तों स्टॉकहोम जल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, नाम क्या है? स्टॉकहोम जल पुरस्कार, ठीक है ना। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है इसकी शुरुआत कब हुई थी? साथियों आप सभी को किसी भी तरीके से इसका उत्तर ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में आकर के इसका जवाब देना है। लास्ट वीडियोज में अगर आप देखना चाहेंगे तो वहाँ पर मैंने दोस्तों पिछला कुछ वीडियो जो है या कुछ दिन का वीडियो जो है वो कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम लोग आपके लिए नहीं लेकर आ पाए, तो ऐसे में इस प्रश्न का उत्तर आपको वहाँ पर शायद नहीं मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों आप अगर इसे ढूंढना चाहें तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसका एक सटीक उत्तर आपको मिल सकता है। और एक बढ़िया प्रश्न भी है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे दिया गया और इसके अतिरिक्त स्टॉकहोम जल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये दोनों जानकारी आप जरूर अपनी दुरुस्त कर लेंगे। आप इसे अपने जो भी करंट अफेयर्स के नोट्स आप बना रहे हैं आप वहाँ पर इन चीज़ों को मेंशन कर लेंगे। तो साथियों क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया है वर्ष 1991, ऑप्शन बी है वर्ष 1992, ऑप्शन सी वर्ष 1993 एंड ऑप्शन डी वर्ष 1996। साथियों क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा होता है कि मन विचलित होता है, कहीं ना कहीं थोड़ी ऐसी कुछ समस्याएं आती है। कभी कभी ऐसा होता है टाइम पर एग्जाम नहीं हो रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कुछ एग्जाम जो है, बहुत बार ऐसा होता है कि भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाती है। तो ऐसे में दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने धैर्य को कायम रखना है, आत्मविश्वास को बनाए रखना है और जितना हो सके
आने वाले दिनों में आपके एग्जाम्स कैसे निकले, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी चिंता जरूर होनी चाहिए। अब जहाँ पर दोस्तों एग्जाम्स की बात हो रही है, तो कोई भी एग्जाम जो होता है, एक स्टूडेंट हमेशा यह चाहता है कि वो पॉजिटिव तरीके से किसी एग्जाम में बैठे हुए एग्जाम को निकाल सके। तो आने वाले दिनों में जितने भी एग्जाम्स होंगे, बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप दीजिए ऐसे एग्जाम के प्रति अपनी तैयारी के नाम पर, और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। निस्संदेह ईश्वर ने चाहा तो आज नहीं तो कल आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। साथियों, आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।